जीके में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्टिंग हमारी भारतीय संविधान के इतिहास से होगी। धीरे धीरे भारत के संविधान के सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी कुल मिलाकर के आज हम लोग दो तीन चीज़ों को समझेंगे। पहला क्या है, संविधान क्या होता है, ठीक है, और भारतीय संविधान की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है, भारतीय संविधान का इतिहास क्या था, ब्रिटिश का आगमन कैसे हुआ, किस प्रकार भारत के अंतर्गत ब्रिटिश लोग आए और किस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे शासन व्यवस्थाएं एस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे इस महान देश के अंतर्गत उनका लगभग 200 सालों तक क्या रहा, कब्जा रहा। तो इन चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक झलक देखने वाले हैं ताकि हम लोगों को क्या बन जाए, क्योंकि जो कल से होने वाली जो कंटिन्यू क्लास है उसके अंतर्गत आपको समझ में आ जाए कि हाँ चीजें कहाँ से कहाँ लिंक हो रही हैं, क्यों संविधान बन रहा है, संविधान की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें आप क्या कर सको, समझ सको। तो बहुत ज्यादा डीप और इनडेप्थ आज की क्लास नहीं रहने वाली है और बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी नहीं रहने वाली है। आज हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे जो बहुत एक सामान्य है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और बहुत सारे लोग उससे जानते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर का चीजें क्या है, एरर हो रखी हैं, जिसको और हम आज करेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, भारतीय संविधान। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आता है जब कभी भी पढ़ते हैं तो पहला ही पॉइंट आता है कि संविधान क्या है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं एक दस्तावेज है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक दस्तावेज नहीं है, नियम और कानून है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग अवधारणाएं बनाते हैं, हम लोग इसको बहुत सामान्य अर्थों में समझने की कोशिश करेंगे आखिर भारतीय संविधान है क्या। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, नियम प्लस कानून, संविधान, बस इतना ही काफी है। यानी कि संविधान क्या है, संविधान नियमों और कानूनों का क्या है, संकलन है। ठीक है, अब संकलन है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, सिंपल सा एक लॉजिक है कि किसी भी देश अथवा किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था, ध्यान रखना, शासन व्यवस्था। अब देखो शासन व्यवस्था को कई बच्चे कहते हैं चलाने के लिए, तो भाई चल तो वैसे भी जाएगी स्पीड के या अराजकता से चल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो संविधान बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था को क्या किया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्या किया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछे कोई संविधान क्या है, तो सिंपल सा एक आपका उत्तर होना चाहिए, संविधान नियमों और कानूनों का संकलन है जिसका इस्तेमाल किसी देश अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किया जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए धीरे धीरे हम लोग इन चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कभी भी हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत जगह का संविधान देखेंगे थोड़ा अलग तरीके का है, कहीं और किस तरीके, कहीं पर मौखिक बन रहा है, कहीं किस प्रकार का बन रहा है। तो हम उसको समझने के लिए क्या करते हैं, संविधान का ही क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं समझने की दृष्टि में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो संविधान का हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, और वर्गीकरण हम लोग किस आधार पर करेंगे, पहला तो उसकी संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा उसका स्वरूप कैसा है, ठीक है, और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपका कि अगर कोई संविधान बन गया है, उसका स्वरूप हमने देखा वो या लिखित है या मौखिक है, कोई स्वरूप का बन गया है तो क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है उसका संशोधन, कि क्या उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। भारतीय संविधान में क्या है, संविधान का मतलब नियम और कानूनों का संकलन ही संविधान कहलाता है। इसका मेन काम क्या है, देश अथवा राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो सबसे पहला वर्गीकरण जब करते हैं हम लोग तो उसका उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे दो चीजें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आखिर भारत किसी भी देश का संविधान बना कैसे, या तो उस देश का संविधान खुद ब खुद विकसित हुआ होगा, विकसित अर्थात इस समय के अनुसार इन्होंने जैसे जैसे चेंजेस देखे होंगे, जैसी जैसी चीजें वहां बदल रही होंगी, इन्होंने अपने आप को उस तरीके से ढाला। ठीक है, तो विश्व में एकमात्र ऐसा संविधान माना जाता है ब्रिटेन का, जिसे हम लोग किसे मानते हैं, एक विकसित संविधान के रूप में मानते हैं। ठीक है, ब्रिटिश का बोलो या फिर आप क्या कह लो, ब्रिटेन का। ठीक है भाई, बात समझ में, क्यों, इसके पीछे दो रीजन देखिए। क्योंकि ब्रिटिश कहा जाता है कि जो ब्रिटेन था उसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, यानी
इस कंट्री ने लगभग मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के ऊपर क्या कर रखा था, शासन, कब्जा कर रखा था, अपनी शासन व्यवस्था को कायम कर रखा था। और आज भी देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत तो कहीं ना कहीं इसी का ही दबदबा हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ये चीज क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो विकसित है यानी ब्रिटेन है, ओनली विकसित सिर्फ ब्रिटेन का बताया गया। तो क्योंकि इसका शासन हर जगह हुआ करता था, इसलिए अपने आप को ये सुप्रीम बताने के लिए भी कहा जाता है कि ब्रिटेन का ये संविधान क्या है, एकमात्र विकसित संविधान है। दूसरा माना जाता है निर्मित संविधान। क्या है दूसरा? होता है आपका निर्मित। ठीक है, कई बार इसे हम लोग क्या कहते हैं, उधार का, इसे हम कह सकते हैं मिश्रित। ठीक है, ये क्या है, ये वो संविधान है जो 2 या 2 से अधिक देशों से मूल तत्वों को लिए गए और उसमें कुछ संशोधन किया गया, संशोधन करके हमने क्या किया, भारत बना लिया। तो इसका सबसे जीता जागता उदाहरण कौन सा है, इंडिया। कई बार आप देखेंगे कि एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 11वीं 12वीं हो गया या बीए में जाएंगे या बड़ी कक्षाओं के अंदर भी आप जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि बताइए कि भारत का संविधान उधार का कटोरा है। ठीक है, ये भारतीय संविधान निर्मित संविधान है, इसके बारे में व्याख्या करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं, जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमने जो चीजें या तत्व लिए थे उसी के आधार पर भारतीय संविधान को एक निर्मित संविधान कहा जाता है। और अगर आपसे कभी पूछे भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, तो भारतीय संविधान की एक विशेषता क्या है, ये भी है कि भारत का संविधान एक उधार का या निर्मित संविधान है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला आता है स्वरूप। तो स्वरूप के अंतर्गत भी 2 चीजें आती है। पहला, या तो वो लिखित होगा या फिर वो मौखिक होगा। ठीक है, तो देखिए लिखित संविधान वो होता है जिसके अंतर्गत उसके समस्त अनुच्छेदों को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना भारत का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। और भारत का संविधान सिर्फ लिखित ही नहीं है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये चीज क्या करना, ध्यान रखना। किसका संविधान, तो ये है भारत का संविधान। तो प्रश्न उठ गया, तो एक बात बताइए सबसे छोटा संविधान किसका है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो किसका है, वो है अमेरिका का। अब आप पूछेंगे भैया क्या आपने नाप के देखा था क्या, नहीं भैया नाप के नहीं देखा था हमने। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद। बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय संविधान की विशेषता अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान की विशेषता दूसरी ये पड़ जाती है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। क्लियर है, हालांकि ये चीजें मुझे बाद में बतानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो कम से कम आपको संविधान के बारे में बता दूं, उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता और बाकी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट एक आउटलाइन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें कि क्या चीजें कहां चल रही है। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है, दूसरा क्या है, मौखिक संविधान। मौखिक सऊदी का हो गया। ठीक है, अब ब्रिटेन का संविधान भी आप ध्यान से देखें तो ब्रिटेन का संविधान भी क्या है, मौखिक संविधान है। सऊदी अरब का संविधान जो है वो जो है मौखिक है। अब आप पूछेंगे भैया मौखिक है तो कोई बदल सकता नहीं। देखो मौखिक में भी चीजें होती हैं वो परंपराओं पर चलती है। मौखिक में भी चीजें क्या होती हैं, परंपरा पे चलती है। जैसे मान के चलिए कि आप में से बहुत सारे हमारे त्योहार आते हैं, तो त्योहारों में आपको पता होगा कई रिचुअल्स होते हैं जिसको इस तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो कानून होते हैं वो ज्यादातर उनके कल्चर, उनके रिलीजन से जुड़े हुए होते हैं, जिसके लिए उन पर कानून नहीं बनाया जाता है। और बहुत सी चीजें और होती हैं जिन पर वो क्या कहते हैं, मौखिक ही काम चला लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या कहा जाता है, मौखिक संविधान। हालांकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो विस्तार से बताऊंगा कि मौखिक और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी हम लोग समझेंगे। तीसरा आता है आपका संशोधन। भाई सिंपल सी बात है, कोई संविधान लिख दिया गया या फिर किसी ने बोल दिया तो क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी के आधार पर क्या किया गया, संशोधन। हमने तीसरा पॉइंट लिया। संशोधन 2 आधार पर हो सकता है, या तो किसी देश का संशोधन कठोर होता है या फिर होता है लचीला। आप समझने वाली बात, कठोर क्या है, तो कठोर का अंतर जब तक 100% नहीं मिलेगा भाई साहब चेंज नहीं होगा। ठीक है, और लचीला क्या है, तो लचीला के अंतर्गत अगर इनको लगा कि इसमें सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना चाहिए या समय अनुकूल नहीं है ऐसा, तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन भारत का संविधान इन दोनों का समन्वय है, मिक्स। ठीक है, इन दोनों का मिक्स आप कह सकते हो, क्योंकि भारतीय संविधान के मूल तत्वों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें परिवर्तन 2/3 बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो ध्यान रखना कि संविधान क्या है, तो संविधान नियमों और कानूनों का संकलन है। ठीक है,
और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश और राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। इसको हम आसानी से समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा स्वरूप है और तीसरा संशोधन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 भागों में डिवाइड किया, विकसित जिसका स्वयं समय के अनुसार परिवर्तन होते होते बना है जो संविधान, और जो दूसरे देशों के तत्वों से मिल करके बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आपका भारत का संविधान भी एक आता है। तीसरा आ गया आपका, दूसरा पॉइंट हो गया स्वरूप। स्वरूप में हमने देखा है तो लिखित हो सकता है या तो मौखिक, ठीक है। और तीसरा संशोधन है। संशोधन के अंदर हमने देखा कठोर और लचीला, और भारत का संविधान इन दोनों का समन्वय है, अर्थात ये इसमें मूल तत्वों को परिवर्तित नहीं किया सकता, लेकिन 2/3 बहुमत के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। और सबसे छोटा संविधान अगर किसका है? अमेरिका का। पूछ लिया जाए किस आधार पे, तो आप ये आधार क्या कर सकते हो बता देना, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने चीजों को देखा कि भारतीय संविधान क्या है, या कोई भी देश का संविधान क्या होता है, और उसके क्या स्वरूप हैं, उसके क्या महत्व हैं। इन चीजों को हमने एक सामान्य भाषा के अंतर्गत क्या करा, समझने की कोशिश करी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि भारतीय संविधान जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो जब कभी भी प्रश्न उठता है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान का निर्माण जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में ही सिर्फ नहीं हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी जो है वो तब से ही स्टार्ट हो गई थी जब से ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारत के अंतर्गत आई थी। लेकिन ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा कि ब्रिटिश के आने से ही भारत के अंदर संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। एक्चुअल में भारत के अंतर्गत संविधान था, और बिना संविधान के तो किसी देश की शासन व्यवस्था चल ही नहीं सकती, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, शासन व्यवस्थाएं होती अब राजतंत्र जो हुआ करता था, तो राजा का शासन ही क्या होता था? भाई आपने बाहुबली मूवी देखी कि नहीं देखी? ठीक है, मेरा वचन ही क्या है? मेरा शासन है। तो मेरा वचन ही मेरा शासन है, इसका मतलब है वहां मौखिक संविधान चल रहा है। वहां पर क्या चल रहा है? वहां मौखिक संविधान की व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब समझने वाली बात यह है कि वहां मौखिक चल रहा है तो भारत के अंदर भी संविधान था, लेकिन प्रश्न ये है कि भारत जो है इतने ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड था कि उसको हम कह ही नहीं सकते थे किसे भारत का अंग माने, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो धीरे धीरे इन्होंने क्या काम किया, मैक्सिमम क्षेत्रों पर कब्जा किया, और कब्जा करके इन्होंने क्या किया, भारत को एक यूनिफिकेशन करने में या एकीकरण करने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और उसके बाद हालांकि छोड़ के जब जा रहे थे तो इन्होंने टुकड़ों में डिवाइड भले ही कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो शब्द है वो दोबारा से इन्होंने क्या कर दिया था, अशोक के बाद जो है, अशोक और गुप्त वंश के बाद जो है, इन्होंने दोबारा से वो व्यवस्थाएं क्या कर दी थी, कहीं ना कहीं ला दी, ठीक है। भले ही ये तोड़ के गए थे, लेकिन उससे पहले, तोड़ने से पहले व्यवस्था भारत के रूप में आ चुका था, ठीक है। तो आज जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिटिश के आगमन की। किसकी भाई? ब्रिटिश के आगमन, ब्रिटिश के आगमन की। क्योंकि जब हम भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, अगला पॉइंट या अगला लेक्चर जब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के इतिहास की, तो भारतीय संविधान के इतिहास के अंतर्गत हमें ये जानना जरूरी होगा कि ब्रिटिश के आने के बाद किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर थोड़े बहुत नियम बनाने स्टार्ट करे, और वही नियम आगे चल करके संविधान का रूप ले लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ब्रिटिश का आगमन जो है, ठीक है, आगमन से पहले की एक कहानी है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1599 में क्या हुआ था कि 125 के अराउंड मेयर लॉर्ड ने मिल करके ब्रिटेन के अंतर्गत ही, कहां पर? ब्रिटेन के अंतर्गत ही एक बैठक करी। कब करी भाई? 1599 में, ठीक है। और ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश का पहला व्यक्ति या ब्रिटिश का पहला व्यापारी भारत के अंतर्गत आया था, जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। क्लियर है भाई? बात समझ में आई? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कि वो पहला ब्रिटिश व्यापारी कौन था, जो ध्यान रखना, जॉन मिल्टन हॉल। 1599 में 125 मेयर लॉर्ड्स की बैठक होती है। बैठक क्यों हो रही है? बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि व्यापार किया जाए। लेकिन प्रश्न उठा कि क्या व्यापार पहले नहीं होता था? व्यापार तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो प्रश्न उठा कि भाई जब व्यापार बहुत पहले से आ रहा है तो ये बैठक क्यों? तो एक्चुअल में ये बैठक इसलिए की जा रही थी ताकि उस क्षेत्र पर ये लोग आधिपत्य स्थापित कर सके कि मेरे अलावा कोई दूसरा वहां पे व्यापार करने के लिए नहीं जाएगा। तो ये 25 मेयर लॉर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये बड़े बड़े व्यापारी हैं।
ये बड़े बड़े व्यापारी हैं और ये इसलिए बैठे हैं ताकि ये मिल करके, ध्यान रखना, ताकि ये मिल करके ये डिसीजन ले सके कि इस क्षेत्र पे हम व्यापार करेंगे और उसके बाद यही परमिशन हम किससे ले लेंगे, महारानी से ले लेंगे। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। एक्चुअल में क्या हुआ कि इन्होंने 1599 में बैठक करी कि हम लोग व्यापार करेंगे, और व्यापार कहाँ हो रहा था, एक्चुअल में ध्यान रखना उस टाइम पे व्यापार पूर्व की हो रहा था, हो रहा है पूर्व यानी भारत अफ्रीका ऐसे देशों में। क्यों? क्योंकि ये संसाधन के मामले में बहुत रिच थे। ठीक है, चाहे आपका चाइना हो, चाहे जितने भी क्षेत्र हो, ये संसाधन के मामले में बहुत रिच थे। ठीक है, और बाकी अगर हम पश्चिम के देश देखें तो पश्चिम छोटे थे और ये पूर्व के जो क्षेत्र हैं क्षेत्रफल में भी बड़े थे और संसाधनों में भी बहुत रिच थे, इसलिए यहाँ व्यापार ये लोग करने के लिए आ रहे थे। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इन्होंने बैठक करी। ठीक है, और बैठक के बाद इन्होंने 1600 में, ठीक है, 1600 में लगभग 1600 के अराउंड क्या किया, महारानी एलिजाबेथ जो उस टाइम पीरियड पे थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, ध्यान रखना। इनके काल को कई बार गोल्ड, आप पूछ रहे हो, इनको गोल्डन एरा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है इसके इनके टाइम पीरियड को। तो ध्यान रखना, इनके पास अप्रूवल आया तो इन्होंने क्या काम किया, 31 दिसंबर, ध्यान रखना आगे लिख दे रहा हूं यहीं पे, 31 दिसंबर, ठीक है, 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने क्या दिया, परमिशन दिया। किसको? बेसिकली हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। अब ज्यादा इसके नाम में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, क्योंकि ये ईस्ट में इंडिया, ईस्ट वाले क्षेत्र में इंडिया में व्यापार करने आ रही थी ये कंपनी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान रखना 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ, इसको अप्रूवल मिली और ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान लेकर के, यानी कि महारानी एलिजाबेथ का राजदूत बनकर के, ध्यान रखना, इनका राजदूत बनकर के एक बंदा यहां आता है, इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है भाई, कैप्टन हॉकिंस आता है। इसे ध्यान रखना, इसे जहांगीर ने एक नाम दिया था जिसे कहा जाता है इंग्लिश खान। ठीक है, अब क्यों दिया था जरा इसको समझ लो। एक्चुअल में महारानी एलिजाबेथ ने जो ये 31 दिसंबर 1600 को जो फरमान जारी किया है, ये अकबर के नाम का किया था। किसके नाम का? अकबर के नाम का किया था। लेकिन 1605 में ही अकबर जो है गद्दी छोड़ चुका था। वो पूरी तरीके से गद्दी किसके हाथों में आ चुकी थी, 1605 से लेकर के, ध्यान रखना, 1605 से लेकर के 1627 तक का टाइम पीरियड ये जहांगीर का टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड पे जहांगीर इंडिया के अंदर शासन कर रहा था। अब जब जहांगीर इंडिया के अंदर शासन कर रहा है और अकबर के नाम का फरमान है, तो भाई साहब कैप्टन हॉकिंस बड़ा तेज निकला। ये आया और आते के साथ ही जहांगीर से इसने पर्शियन भाषा में बात करी, पर्शियन भाषा में, जिसे हम लोग कहते हैं फारसी, ठीक है, बात करी। अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहीं से निकलता है। फारसी भाषा अकबर के द्वारा बनाई गई, सॉरी, अकबर ने फारसी भाषा को क्या किया था, अपनी राजभाषा बना लिया था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे अकबर की राजभाषा क्या थी, ध्यान रखना फारसी अकबर की क्या थी, राजभाषा थी। क्लियर है? इसीलिए बहुत सारी पुस्तकों का ट्रांसलेशन जो है अकबर ने इसी भाषा में करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बाबरनामा जो है वो तुर्की से थी, बाद में उसको ट्रांसलेशन किसमें किया गया था, फारसी भाषा में। तो जितने भी इस्लामिक की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, या फिर आप कह सकते हो जितने भी नामा हैं, उनमें से अधिकांश नामा, या कह सकते हो सारी ही नामा फारसी भाषा के अंतर्गत लिखी गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। 1608 में राजदूत आया। आने के बाद क्या किया इसने, किससे परमिशन मांगी, जहांगीर से। जहांगीर को उसने फारसी भाषा में बात करी। उसके अलावा इसने तोहफा दिया। क्या दिया? तोहफा दिया। किसको दिया तोहफा? जहांगीर को। अब जहांगीर को तोहफा दिया, जहांगीर खुश। समझने वाली बात है, जहांगीर को तोहफा दिया, इसलिए जहांगीर क्या हो गया, खुश हो गया। ठीक है, और इसने क्या काम किया, फिर डिमांड करी, हमें सूरत चाहिए। क्या चाहिए? सूरत चाहिए। अब सूरत तो मिल नहीं सकता ना भैया। सूरत क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सूरत पर, ध्यान रखना, क्योंकि सूरत पर उस टाइम पीरियड पे पुर्तगालियों का कब्जा था। किसका कब्जा था भाई? पुर्तगालियों का कब्जा था। सूरत पर किसका कब्जा है भाई? पुर्तगालियों का कब्जा है। और पुर्तगाली भी बड़ी तेज भैया, पुर्तगाली भी बड़ी तेज है। अब एक प्रश्न उठ जाता है कि एक बात बताइए कि क्या ब्रिटिश से पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके थे क्या? तो ब्रिटिश से पहले बहुत सारे लोग आए थे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश से पहले बहुत से शासन व्यवस्थाएं आए थे। अगर मैं आप कहो तो नाम लिखवाता हूँ, चलो लिखवा ही देता हूँ।
ठीक है, या इसके बाद लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है, कि कौन कौन आए थे, ध्यान रखना। चलिए, तो सूरत और सूरत में किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों की फिर लड़ाई होती है किससे? ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटिश से लड़ाई होती है। कहां पर? स्वाली नामक एक जगह पर। क्या होती है? लड़ाई होती है। लड़ाई क्यों हो रही है कोई बता सकता है? हाँ, क्यों हो रही है? सूरत में बंदरगाह को लेकर, सूरत बंदरगाह को लेकर, सूरत में बंदरगाह को लेकर के, क्योंकि सूरत जो है गुजरात में, समुद्र के पीछे, ठीक है, और ये वो क्षेत्र है जो व्यापारिक क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना भी माल आ रहा है वो यहीं पे, और उस टाइम पीरियड पे आधे से ज्यादा जो खेल था वो टैक्स का ही खेल था। आज भी हमारे यहाँ टैक्स का बहुत बड़ा खेल है, ध्यान रखना। अगर सरकार टैक्स लेना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में सरकार चलनी बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, ठप हो सकती है। इसीलिए आप देखोगे कि कोरोना टाइम पे देखो, सब कोरोना टाइम में सब कुछ चल रहा था, लेकिन दारू के ठेके बंद नहीं होते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता है? उसी से आता है, ठीक है भाई। ये चीज क्या करना है, ध्यान रखना है। तो पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई, और सॉली नामक जगह पर। और ध्यान रखना 1613 में क्या हुआ? 1613 के अंतर्गत सूरत में ब्रिटिशों को कारखाना लगाने की इजाजत दे दी गई, फैक्ट्री की पहली, ठीक है। क्यों भैया? क्योंकि ये जो 1611 की लड़ाई हुई है स्वाली में, उसमें पुर्तगाली लोग क्या हो गए थे? हार गए थे। और पुर्तगालियों की हार के बाद ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करके इन्होंने क्या किया? कारखाना खोला। तो सबसे पहला कारखाना इन्होंने कहाँ खोला था? सूरत में। लेकिन ध्यान रखना, ये 1611-12 में मुसलीपट्टम नामक जगह पर ये अपनी कोठी पहले ही बना चुके थे, ठीक है, लेकिन कारखाना जो खोला है वो 1613 के अंतर्गत खोला है। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिए। अब धीरे धीरे ये लोग शासन व्यवस्था इनकी चलती रही, और आप देखेंगे कि आगे चल करके 1757 टाइम पीरियड आता है। इस टाइम पीरियड पे एक युद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध, ठीक है, और उसके अलावा 1764 में एक बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, और बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध ये प्रमुख वो युद्ध थे। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश शासन व्यवस्था हमारे भारत के अंदर इंडल्ज होती जाती है, और यहीं से भारतीय संविधान की नींव भी क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है, ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो ये क्या कर लें आप लोग, उतार लें, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा कि 1757 की घटना हुई। 1757 की घटना के बाद ये हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठ जाता है कि कौन सी कंपनी भारत के अंतर्गत कब आ रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ ही कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे 2-3 है। पहला क्या है? पुर्तगाली, ठीक है। देखो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अब पुर्तगालियों के बाद कौन आ रहा है भाई? पुर्तगाली के बाद आ रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश कौन आ रहे हैं? ब्रिटिश आ रही है, ठीक है। अब ब्रिटिश के बाद कौन आ रहा है? अब ये कब आ रहे हैं आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो ये ध्यान रखना 1498 में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 1498 में। अब सिंपल सी बात है, 1498 में जो आएगा उसकी शासन व्यवस्था और उसका नियंत्रण काफी तेज रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये चीज क्या करना, यही कारण है कि सूरत के अंतर्गत उनका दबदबा बना हुआ था, ठीक है। बात समझ में आई? 1498 में ये आए। 1498 के बाद 1600 में, लगभग ध्यान रखना, 1600 में ब्रिटिश लोग यहाँ भारत के अंतर्गत आ चुके थे। 1599 में ही आपने देखा था व्यापारिक रूप में आए थे, ठीक है। कब्जा इनका नहीं था, बात की बात है, लेकिन ये लोग 1600 तक यहाँ पे आ चुके थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद डच लोग आए। क्या है? डच लोग आए। डच लोग कब आए? डच लोग आए भाई 1602 के अंतर्गत। कब आए? 1602 में। और उसके बाद डच के बाद कौन आता है? डच आए। डच के बाद कौन आते हैं? डेनिश आते हैं। कौन आते हैं भाई? डेनिश लोग आते हैं। अब डेनिश कब आ रहे हैं? तो डेनिश आ रहे हैं भाई आपका 1616 में, 1616 के अंतर्गत। अब डेनिश के बाद फिर कौन आ रहे हैं? तो डेनिश के बाद आपके आ रहे हैं भाई फ्रांसीसी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? फ्रांसीसी आ रहे हैं, ठीक है। अब फ्रांसीसी कब आ रहे हैं? तो फ्रांसीसी आ रहे हैं 1664 के अंतर्गत, ठीक है। उसके अलावा एक और कंपनी भी आई थी, ध्यान रखना, स्वीडिश, लेकिन ये लोग अपना कोई यहाँ पर कारखाना वगैरह निर्माण नहीं कर पाए थे, तो इसलिए बेसिकली हम लोग इनका इतिहास ज्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब स्वीडिश लोग कब आए थे? तो स्वीडिश आए थे भाई 1771 के अंतर्गत, 31 के अंतर्गत आए थे। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश ये प्रमुख कंपनियां हैं जो भारत के अंतर्गत आई थी, ठीक है। ये चीज क्या करना, ध्यान रखना। और इनमें से सबसे अधिक देर तक कब्जा अगर भारत के ऊपर किसी का रहा था, सबसे पहले और सबसे अंत तक, वो ध्यान रखना वो कौन थे? पुर्तगाली, ठीक है। ध्यान रखना कि सबसे पहले आए भी थे। और गोवा ध्यान रखना,
हाँ, ठीक है, गोवा में सबसे अंत तक शासन भी किसका था? पुर्तगालियों का था। ठीक है, ये क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि अभी तक हमने क्या देखा, तो अभी तक हमने सबसे पहले देखा भाई संविधान क्या है। ठीक है, संविधान की दूसरी चीज हमने क्या देखी, उसके प्रकार देखे। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या देखी, हमने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास देखा। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है संविधान का इतिहास। क्या पढ़ना है, संविधान का इतिहास। एक्चुअल में आज का मैं माइंड मैप बनाऊंगा, सिर्फ आपको बनवाऊंगा, जिससे कि आपको सिर्फ पता चल जाए कि हमें क्या क्या किस किस खंड के अंतर्गत पढ़ना है, और उसके मेन आउटलाइन बताऊंगा, हिस्टोरिकल एक मेन फैक्ट बताऊंगा, इसके आधार पर आप क्या कर सके, सिर्फ बना सके स्ट्रक्चर। बाकी क्लासों के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए, तो फिलहाल के लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला फिर तो अब देखिए, अभी तक हमने देखा, अब देखो भारतीय संविधान का हम लोग क्या करेंगे, संविधान का इतिहास पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इतिहास नीचे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन मत करना। ये भारतीय संविधान का इतिहास है। ठीक है, अब भारतीय संविधान को इतिहास को देखो, पढ़ने को तो मैं बहुत आसानी से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसको कालखंड में डिवाइड करके पढ़ने का जो मजा है वो अलग ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान रखना, इसको हम 3 4 5 भागों में डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहला भाग हम लोग क्या मान के चलेंगे, तो सबसे पहला भाग ये जब भारत के अंतर्गत आए थे। ठीक है, आए थे कब, तो ये आए थे भैया 1600 में। ठीक है, 1600 से कब तक, यानी कि आगमन हो रहा है, और लगभग कब तक, 1764 तक मान लो इसको। ठीक है, बक्सर के युद्ध तक। ठीक है, तो यानी कि इनके आगमन से लेकर के इनकी धीरे धीरे स्थापना तक का टाइम पीरियड हम लोग एक कवर करेंगे। ठीक है, यानी पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1600 से लेकर के 1764, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आज क्लास में ऑलरेडी एक रिव्यू दे चुका हूं। ठीक है, जिससे आप लोग उसको क्या करेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा 1764 से लेकर के, ध्यान रखना, 1764 से लेकर के इन लोगों ने खूब दबा करके भारत का क्या किया, शोषण किया। कब तक करेंगे शोषण, तो शोषण करेंगे भाई 1857 तक। कब तक, 1857 तक। तो 1764 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, ये इनका शोषण का काल है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहां पर जितने भी कानून बनेंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, शोषण वाले बनेंगे। कितने बनेंगे, शोषण वाले। ठीक है, यही वो टाइम पीरियड था जब यहाँ पर शोषण बन रहा है, और यही वो टाइम पीरियड है कि ये लोग आगमन हो रहा है, स्थापना हो रही है, और इस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। ध्यान रखना, तो इस टाइम पीरियड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन वाला काल भी हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं। ठीक है भाई, ये चीज क्या करना, पहला ये समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया। अब 1857 से लेकर के 1919 तक का टाइम पीरियड क्या है, 1857 से लेकर के 1919 तक का टाइम पीरियड। ठीक है, 1857 से लेकर के 1919 तक का टाइम पीरियड, यानी कि विद्रोह के बाद का काल, समझना। यानी 1857 में विद्रोह हुआ था, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के एक मार्लियामेंटो है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1919 तक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक लेकर के। ठीक है, अब 1919 से लेकर के, ध्यान रखना, 1919 से लेकर के 1946 तक का टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड है जब क्या हो रहा है आपका, इसका एक्चुअल में ये वो टाइम पीरियड है जब ब्रिटिश क्राउन का शासन कर रहा है, ब्रिटिश क्राउन शासन कर रहा है। अब 1919 से लेकर के 1946 तक का जो टाइम पीरियड है, ये स्वशासन का टाइम पीरियड है भाई, जब भारत के अंतर्गत नहीं, स्वयं का शासन नहीं, समझ रहे हैं, भारत में ये ब्रिटिश का आगमन हो रहा है, ब्रिटिश आगमन हुआ, उसकी स्थापना हुई, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने दबा के शोषण किया। किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शोषण किया, शोषण करने के बाद ये चीज पता चल गई किसको, ब्रिटेन कंपनी को पता चली, कह रहे भाई साहब देखो, सॉरी ये कंपनी है, कंपनी क्या कर रही थी, 100 रुपए कमाती थी, 10 रुपए कहाँ देती थी आपका, ब्रिटेन के अंतर्गत। राजा को पता चला भाई साहब ये शोषण कर रहे हैं, और इसी शोषण को लेकर के बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, और इनके पास यानी ब्रिटेन के जो संसद थी उसके पास एक और जो वहाँ की रानी थी, उसके पास रानी राजा जो भी थे, उनके पास क्या हुआ कि एक मुद्दा मिल गया कि चलो इनको हटा करके हम शासन करना स्टार्ट करें।
तो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब कौन शासन करने लग गया? क्राउन। ब्रिटिश क्राउन करने लग गया, यानी वहां से कमांड मिलता था इनको, इस तरीके से काम करते थे। अब धीरे धीरे क्या कर दिया, यहाँ पर अलग से ही शासन व्यवस्था बना दी गई कि यहाँ के काम यहीं के मंत्री और ये सारी चीजें देखेंगे, तो इसे कहा गया स्वशासन का काल। ठीक है, अब उसके बाद एक काल और आता है 1946 से लेकर के आपका 1950 का टाइम पीरियड। ये है आपका संविधान निर्माण का काल। किसका? संविधान या संविधान सभा का टाइम पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, 1946 से लेकर के 1950। जो 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हमारे पास पढ़ते थे, ठीक है, वो ज्यादातर इन्हीं टाइम पीरियड के अंतर्गत क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, और उनकी स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। तो भारतीय संविधान के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के 5 भागों में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। पहला भाग, किस प्रकार ब्रिटिश लोग आगमन कर रहे हैं और उस दौरान कौन कौन से नियम बनाए गए। उसके बाद 1764 से, यानी जब उन्होंने कठपुतली सरकार बनानी स्टार्ट करी, उससे लेकर के 1857 की विद्रोह तक क्या हुआ था। उसके बाद 1857 की विद्रोह से 1919 का मॉन्टेग्यू सुधार तक के पढ़ेंगे, और 1919 से लेकर के 1946 तक का जो स्वशासन था उसमें पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ 1946 से 1950 की जो संविधान बनने की कहानी थी, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान रखना, फैक्चुअल चीजें आपको मिलती जाएंगी, नोट्स में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, एमसीक्यू टेस्ट भी इसके बीच बीच में लिए जाएंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, ये याद होता है। बहुत सारे डेट्स मैंने इसमें बता दिए हैं, जैसे भारत का, इसका ब्रिटिश का आगमन, बक्सर का युद्ध, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1919 का, 1946, 1950। तो ये डेट्स आपको क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा याद होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मिसप्लेस हो जाता है, कई बार मैं भी बोलते हुए थोड़ा सा स्पीड में बोलते हुए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, पर ध्यान रखना है चीजें। तो आज की क्लास आपकी यही रहेगी। कल से हम लोग 1 by 1 कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन सी चीजें हुई, उन सारी चीजों को कंबाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई।